बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज जो है वो हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो हम पढ़ेंगे कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट के अंदर जो है वो या हम दूसरे जो भी ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर पाए जाने वाले डिफरेंट एनर्जी कंटेनिंग कंपाउंड जो हैं उनको ब्रेक करके उसमें से एनर्जी को रिलीज़ करवाने का प्रोसेस या उनसे एटीपी बनाने का प्रोसेस जो है वो क्या कहलाता है, सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाता है। तो इसके दौरान जो है वो मोस्टली हम जो डिस्कस करते हैं वो ग्लूकोज होता है। तो बहुत दूसरे किस्म के जो कंपाउंड्स हैं कार्बोहाइड्रेट के अलावा लिपिड प्रोटीन जो हैं वो भी जो है वो क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, एनर्जी जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यही डिस्कस करेंगे कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन से हैं, कि कौन कौन से कंपाउंड्स जो हैं वो सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर जो है वो मोबिलाइज करवा के सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर उनकी ब्रेक डाउन करके उनसे जो है वो एनर्जी हासिल की जाती है। तो सबसे पहले देखें कार्बोहाइड्रेट है मेजर सोर्स जो हम अपने अंदर कंसीडर करते हैं कि इसका एनर्जी का, वो हम कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट है। तो मेजर सोर्स जो है जिसको मेजरली जो है वो क्या किया जाता है, ब्रेक किया जाता है सेल्स के अंदर, वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट। के बाद लिपिड्स वगैरह जो हैं इनको भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं रेस्पिरेशन में। इसके बाद प्रोटीन है। तो ये तीन जो है वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो इनको जो है वो ब्रेक डाउन करके इनसे एनर्जी जो है वो हासिल की जा सकती है। कि ग्लाइकोजन वगैरह जो हम फूड लेते हैं उसमें ग्लाइकोजन है या स्टार्च है या ग्लूकोज डायरेक्टली भी मौजूद हो सकता है, या फ्रुक्टोज वगैरह जो है वो मौजूद हो सकते हैं। तो इनको किसी भी स्टेज के ऊपर जो है वो रेस्पिरेशन में इंडल्ज किया जा सकता है। तो ग्लाइकोजन वगैरह या स्टार्च है तो उसको पहले हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ही ब्रेक डाउन करके जो है किसमें लाया जाता है, ग्लूकोज की फॉर्म में लाया जाता है। प्लांट्स के अंदर जो है वो डायरेक्टली ग्लूकोज ही सिंथेसाइज कराते हैं, या प्लांट जो है वो अपने अंदर स्टार्च वगैरह को स्टोर करते हैं। तो उसको जब उन्होंने यूटिलाइज़ करना हो तो फिर उसके बाद स्टार्च को ब्रेक करवाते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में। फिर आगे जो है वो रेस्पिरेशन के अंदर जो है वो उसको क्या करवा दिया जाता है, मोबिलाइज करवा दिया जाता है। दूसरा प्रोटीन है। प्रोटीन जो है उनको पहले तोड़ के डिफरेंट एंजाइम की मदद से उसको अमाइनो एसिड जो है उसमें कन्वर्ट किया जाता है। अमाइनो एसिड जो है वो फिर उनसे जो है वो आगे उनको ब्रेक करते हैं। तो दो कार्बन के कंपाउंड जो हैं जिसको हम कहते हैं एसिटाइल, वो जो है वहाँ पे फॉर्म करते हैं। उसको फिर आगे क्रैब साइकिल में डायरेक्टली इंडल्ज किया जा सकता है। इसी तरह लिपिड जो हैं इनको तोड़ के पहले फैटी एसिड्स बनते हैं। फैटी एसिड्स की अपने बीटा ऑक्सीडेशन वगैरह के ज़रिए से फिर दो कार्बन के कंपाउंड्स में टूटते हैं। वो कंपाउंड जो है वो एसिटाइल हैं, उनको फिर जो है वो डायरेक्टली एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट करके क्रैब साइकिल के अंदर जो है वो मोबिलाइज करवा दिया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट वगैरह ग्लूकोज जो अल्टीमेट बनेगा यहाँ पे स्टार्च वगैरह की ब्रेक डाउन से, तो ग्लूकोज बना है। ग्लूकोज को ग्लाइकोलिसिस में ब्रेक करवा के उसका पायरोवेट बनवाया जाता है। पायरोवेट जो है वो फर्दर माइटोकॉन्ड्रिया में जाके अदर कन्वर्ट किस में होता है, एसिटाइल कोए के अंदर। तो ये कंपाउंड जो है जो मेजर बनता है इसको फिर क्रैब साइकिल में ले जा के वहाँ से इससे डिफरेंट किस्म के एनर्जी कंटेनिंग मालिक्यूल्स बनाए जाते हैं। वो फिर जो है वो अपनी एनर्जी को रिलीज़ करके जो है वो एटीपी बनाने का काम करते हैं। ये सारा प्रोसेस जो है वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखते हैं स्टार्च जब टूटती है तो ग्लूकोज में आती है। ग्लूकोज को फर्दर ब्रेक डाउन किया जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर किस रिएक्शन के थ्रू, ग्लाइकोलिसिस की मदद से। देखिए इजली आपने बहुत दफ़ा जो है इसको पढ़ा होगा। ग्लूकोज जो है इसको सबसे पहले हेक्सोकाइनेज एंजाइम की मदद से ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट किया जाता है। ग्लूकोज की 6 नंबर कार्बन के ऊपर एक फास्फेट जो है वो अटैच किया जाता है, और ये फास्फेट जो है वो कहाँ से आता है, एटीपी से आता है। एटीपी से एक फास्फेट जो है वो ग्लूकोज को दिया जाता है, तो ग्लूकोज 6 फास्फेट बन जाता है। मतलब 6 नंबर कार्बन पे फास्फेट लगा है और खुद एटीपी जो है वो एडीपी की फॉर्म में यहाँ से रिलीज़ हो जाता है। इसके बाद ग्लूकोज 6 फास्फेट को ग्लूकोआइसोमरेज की मदद से फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट किया जाता है। इसके ऊपर जो है वो फर्दर इसके अंदर एक फास्फेट ऐड करके इसको कन्वर्ट किया जाता है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट में, और ये होता है कैरी ऑन इस एंजाइम की मदद से जिसको हम कहते हैं फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज, और इस तरह भी एक एटीपी जो है वो इस्तेमाल होता है। उसके बाद फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट जो है इसको एल्डोलेज एंजाइम की मदद से
तोड़ा जाता है तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट के जो है वो दो मालिक्यूल्स बनते हैं। एक्चुअली यहाँ पे हमारे पास एक ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट बनता है और एक हमारे पास 3 फास्फोग्लिसरेट जो है वो फॉर्म करता है। तो 3 फास्फोग्लिसरेट भी अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट किया जाता है, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट में। तो हम कहते हैं कि दो हमारे पास यहाँ पे ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट बनते हैं। फिर ये ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की मदद से इनको कन्वर्ट कर दिया जाता है 1,3-bis फास्फोग्लिसरेट के अंदर। और इस रिएक्शन के लिए जो हमने इनको प्रोवाइड करने हैं फास्फेट, वो इनऑर्गेनिक फास्फेट की फॉर्म में ही जो है वो लिए जाते हैं कहाँ से, साइटोप्लाज्म से। और इस रिएक्शन के दौरान एक NADH जो है वो फॉर्म करता है जो कि एनर्जी का सोर्स है, जो कि फर्दर रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जाके एनर्जी देने का बायस बनेगा। 1,3-bis फास्फोग्लिसरेट जो है इसको फास्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम की मदद से 3 फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट किया जाता है। और इस दौरान यहाँ से जो एक फास्फोरस रिलीज़ होता है वो ADP को प्रोवाइड करके उससे ATP वो फॉर्म होता है। इसके बाद 3 फास्फोग्लिसरेट जो है इसके फास्फोरस की जो पोजीशन है लगने की वो चेंज की जाती है। 2 फास्फोग्लिसरेट जो है वो बनाया जाता है। ये काम कैरी ऑन होता है फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज की मदद से। इसके बाद 2 फास्फोग्लिसरेट जो है वो एनोलेज की मदद से फास्फोइनोल पायरोवेट में कन्वर्ट किया जाता है। इसके बाद फास्फोइनोल पायरोवेट को पायरोवेट में जो है वो कन्वर्ट किया जाता है। तो पायरोवेट जो है इस रिएक्शन के दौरान जो एंजाइम इस्तेमाल होता है वो है पायरोवेट काइनेज। और इस रिएक्शन के दौरान हमें अगेन एक ATP जो है वो अवेलेबल होता है। क्योंकि ये दो मालिक्यूल कन्वर्ट हो रहे हैं तो यहाँ पे 2 ATP बनेंगे, यहाँ पे भी 2 ATP बनेंगे, यहाँ पे एक ATP जो है वो यूटिलाइज हुआ। तो मतलब टोटल जो है हमारे पास यहाँ पे 4 ATP बने हैं, 2 ATP जो है वो इस्तेमाल हुए हैं और 2 यहाँ पे हमारे पास क्या बने, क्योंकि ये 2 मालिक्यूल्स कन्वर्ट होंगे तो 2 हमारे पास यहाँ पे क्या बने हैं, NADH। तो इसके जो अब हम नेट यील्ड कहें तो हमारे पास 2 ATP बने हैं और 2 NADH बने हैं। टोटल 4 ATP बने हैं तो हम कहते हैं कि 2 इस्तेमाल हो गए हैं यहाँ पे। तो टोटल नेट यील्ड जो है हमारे पास ATP की वो क्या है, 2 ATP और 2 जो है वो NADH। पायरोवेट को फर्दर फिर कन्वर्ट किया जाता है एसिटाइल कोए में। इसको फिर ये मोबिलाइज होता है कहाँ पे जाके, फर्दर इसका रिएक्शन कैरी ऑन होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। तो पायरोवेट जो है इसको पहले लाया जाता है कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये माइटोकॉन्ड्रिया की एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है और ये इसकी इंटरनल मेम्ब्रेन है, इनर और आउटर मेम्ब्रेन उसको हम कहते हैं। ये आउटर है और ये इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन ने फोल्डिंग बनाई है जिसको हम क्रिस्टी का नाम देते हैं। तो ये सारा अंदर वाला हिस्सा जो है ये कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स। तो ग्लाइकोलाइसिस का सारा रिएक्शन कैरी ऑन हुआ है कहाँ पे, वो कैरी ऑन हुआ है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म से फिर पायरोवेट को अब लाया गया है कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। यहाँ पे आके इसको फिर कन्वर्ट किया जाता है एसिटाइल में। इसके साथ कोए एंजाइम लगाया जाता है तो ये बन जाता है एसिटाइल कोए। तो तब से अगर कोई फैटी एसिड वगैरह टूटा है, कोई लिपिड वगैरह की जो है वो ब्रेक डाउन हुई है तो वो फैटी एसिड को यहाँ पे ला के फिर कन्वर्ट किया जाता है किसमें, एसिटाइल कोए में। इसी तरह अगर प्रोटीन को तोड़ा है तो उसके भी अमाइनो एसिड को फिर किसमें कन्वर्ट किया जाता है, एसिटाइल कोए में। तो यहाँ से फिर जो है वो इस रिएक्शन एसिटाइल कोए से प्रोटीन की ब्रेक डाउन वाला सिलसिला भी यहाँ पे ज्वाइन करेगा और लिपिड की ब्रेक डाउन वाला सिलसिला भी यहाँ पे इसको ज्वाइन करेगा। और पीछे से जो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान पायरोवेट बन के आया है तो कार्बोहाइड्रेट की ब्रेक डाउन वाला सिलसिला भी यहाँ पे ज्वाइन करेगा। तो यहाँ पे प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट जो है इनकी ब्रेक डाउन के जो सिलसिले हैं वो यहाँ पे आके कंबाइन कर जाते हैं। तो एसिटाइल कोए को फर्दर जो है सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रैब साइकिल भी हम इसको कहते हैं, इसके अंदर जो है वो करवाया जाता है मोबाइल। तो यहाँ से फिर डिफरेंट किस्म के मालिक्यूल्स बनते हैं। क्रैब साइकिल को आगे जो है वो हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो ये एसिटाइल कोए है, इसको सबसे पहले सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम की मदद से जो है वो कन्वर्ट किया जाता है किसमें, सिट्रेट में। और इस रिएक्शन के दौरान फिर ये जो कोए एंजाइम था यहाँ से ये रिमूव हो जाता है एसिटाइल कोए से, यहाँ से ये निकल जाता है। इससे पहले एसिटाइल कोए जो है इसको बनाने के दौरान पहले सबसे पहले देखिए पायरोवेट आया। पायरोवेट जो है उसको फिर कन्वर्ट करना है एसिटाइल कोए में। तो इस रिएक्शन के दौरान भी हमें जो है वो इसको हम पायरोवेट ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो इस रिएक्शन के दौरान भी हमें जो है वो NADH जो है वो अवेलेबल होता है
जब ये पायरोवेट को मोबिलाइज़ करवा के किस में कन्वर्ट करवाना है, एसिटाइल कोए में, तो इस रिएक्शन के दौरान भी हमें एक NADH जो है वो अवेलेबल होता है। क्योंकि ग्लूकोज के टूटने से 2 पायरोवेट बने हैं, तो फिर आगे भी 2 एसिटाइल कोए जो हैं वो बनेंगे, तो 2 NADH जो है वो यहाँ पे भी फॉर्म करेंगे, जिस रिएक्शन में एसिटाइल कोए बना है किससे, पायरोवेट्स। तो एसिटाइल कोए जो है इसको फिर सिट्रेट सिंथेज एंजाइम की मदद से सिट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है। सिट्रेट जो है वो 6 कार्बन का ये कंपाउंड है। ये फिर यहाँ पे एकोनाइटेज एंजाइम जो है उसकी मदद से इसको आइसो सिट्रेट जो है वो उसके अंदर जो है वो कन्वर्ट किया जाता है अल्टीमेटली। लेकिन ये रिएक्शन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है वो वकूफ़ पज़ीर नहीं होता है। इसके लिए इसको फिर बाहर मोबिलाइज़ करवाया जाता है, फिर ये वहाँ से आइसोसिट्रेट में चेंज होकर वापस जो है वो यहाँ पे आता है। क्योंकि ये एंजाइम जो है जो इसको कन्वर्ट करवाता है आइसोसिट्रेट में, वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में मौजूद नहीं है। इसके बाद आइसोसिट्रेट जो है वो इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। 6 कार्बन का कंपाउंड है, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुई तो 5 कार्बन के कंपाउंड अल्फा कीटोग्लूटारेट के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। इस रिएक्शन के दौरान आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है वो काम करता है और इस रिएक्शन में हमें एक NADH अवेलेबल हो जाता है। इसी तरह फर्दर अल्फा कीटोग्लूटारेट जो है एक कोए एंजाइम जो है वो यहाँ पे हैंडल किया जाता है, उसकी मदद से इसको सक्सीनाइल कोए में कन्वर्ट किया जाता है। सक्सीनाइल कोए में यहाँ पे 4 कार्बन है, एक कार्बन डाइऑक्साइड अगेन यहाँ से रिमूव होती है और यहाँ पे भी एक NADH बनता है और ये कैरी ऑन होता है अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की मदद से। सक्सीनाइल कोए सक्सीनेट में कन्वर्ट होता है। इसके दौरान कोए जो यहाँ पे लगा था वो निकल जाता है और ये रिएक्शन कैरी ऑन होता है सक्सीनाइल कोए सिंथेटेज की मदद से, तो हमारे पास फॉर्म करता है 4 कार्बन का कंपाउंड सक्सीनेट। और इस रिएक्शन के दौरान जो है वो एक GTP जो है वो अवेलेबल होता है। GTP को जो है वो फर्दर कन्वर्ट किया जाता है दूसरी एनर्जी फॉर्म में ATP के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। इसकी एनर्जी सिमिलर है किसके, ATP के। इसके बाद सक्सीनेट को कन्वर्ट करते हैं फ्यूमारेट में, ये भी 4 कार्बन का कंपाउंड है। इस रिएक्शन के दौरान FADH2 जो है वो अवेलेबल होता है और ये काम होता है सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की मदद से। फ्यूमारेट फर्दर कन्वर्ट होता है फ्यूमारेज की मदद से मैलेट में। मैलेट भी 4 कार्बन का है, यहाँ पे भी कोई कार्बन डाइऑक्साइड की एडिशन या डिलीशन नहीं होती। इसके बाद मैलेट जो है उसको कन्वर्ट किया जाता है ऑक्सैलो एसीटेट में मैलेट डिहाइड्रोजिनेज की मदद से और यहाँ पे भी हमें क्या अवेलेबल हो जाता है, एक NADH अवेलेबल हो जाता है। तो ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज से चूँकि 2 पायरोवेट आए हैं तो ये रिएक्शन भी 2 टाइम जो है वो कैरी ऑन होगा। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एसिटाइल कोए बनने के दौरान भी जो है वो हमें एक NADH अवेलेबल होता है। तो 2 NADH हमें यहाँ पे अवेलेबल हो गए, 2 NADH ही हमें यहाँ पे अवेलेबल होंगे क्योंकि ये 2 टाइम जो है वो रिएक्शन कैरी ऑन होगा जब 2 जो है वो पायरोवेट पीछे से आएंगे, क्योंकि ग्लूकोज के टूटने की मदद से जो है वो 2 पायरोवेट बनते हैं। तो 2 यहाँ पे बने NADH, 2 यहाँ पे बन गए 4, 2 यहाँ पे बने 6, इसके बाद हमारे पास 2 यहाँ पे बने 6, 8 यहाँ पे बने हैं और 2 जो हैं वो कहाँ पे बने थे, ग्लाइकोलाइसिस में बने। तो टोटल यहाँ पे अभी तक जो एनर्जी बैलेंस है उसमें क्या है कि 10 NADH जो है वो हमारे पास आए हैं और यहाँ पे 2 FADH2 आए हैं और 2 जो है वो समझ लें ATP, हम इसको GTP को क्या कंसिडर कर लेते हैं, ATP। तो टोटल हमारे पास अभी तक जो क्रेब्स साइकिल चलने के बाद और क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस के होने के बाद जो हमारे पास टोटल जो एनर्जी की यील्ड बनती है उसमें नीचे से 2 ATP थे, 2 यहाँ पे आ गए। इसके बाद नीचे से 2 NADH थे, 8 यहाँ से आ गए। तो टोटल NADH कितने हो गए, 10 हो गए और यहाँ पे हमारे पास 2 FADH जो है वो बने। ये सारे के सारे जो NADH या FADH2 हैं ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में अपने हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो फ़्लो करवाते हैं। तो उसमें फिर जो है वो क्या होता है कि हमारे पास ATP जो है वो फॉर्म करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो चलती है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के ऊपर और इसकी मदद से फिर हाइड्रोजन्स वगैरह को मूव करवाया जाता है, जो जब फिर ATP पंप की मदद से वापस आते हैं तो उसके दौरान ATP जो है वो फॉर्म करते हैं। इसको हम इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में डिटेल से देखते हैं।
देखिए NADH आके यहाँ पे ये पहले NADH डिहाइड्रोजिनेज, ये माइटोकॉन्ड्रिया की सॉरी इनर मेम्ब्रेन है। ये सारी की सारी जो आपको नज़र आ रही है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है। ये मैट्रिक्स वाला हिस्सा है और ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन्स के दरमियान में स्पेस है, ये वाली जगह ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। और यहाँ पे ये कम्प्लेक्सेस मौजूद हैं जो कि हम ये देख रहे हैं। ये मैट्रिक्स पोर्शन है और ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हो गए। तो NADH जो बने हैं वो क्या करते हैं कि NADH डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की इंटर मेम्ब्रेन के ऊपर, वहाँ पे आके अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करते हैं यूबिक्विनिन, फिर उसके बाद साइटोक्रोम BC1 कम्प्लेक्स में, फिर वहाँ से फिर ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कम्प्लेक्स में। कि जब इन कम्प्लेक्सेस में मूव कर रहे होते हैं तो यहाँ से फिर हाइड्रोजन आयंस जो हैं उनको क्या करवाया जाता है, मूव करवाया जाता है मैट्रिक्स वाली साइड से उठा के किस में, इस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर जो है वो मूव करवाया जाता है। मतलब मैट्रिक्स के अंदर जो हाइड्रोजन आयंस हैं उनको फिर मूव करवा दिया जाता है किसकी तरफ को, इस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो यहाँ पे जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होती है वहाँ पे जब हाइड्रोजन आयंस मूव करते हैं तो यहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो मैट्रिक्स में और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पैदा कर देते हैं। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में हाइड्रोजन आयंस जो मूव कर जाते हैं ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH और FADH। तो ये जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए जाते हैं तो हाइड्रोजन आयंस यहाँ पे कंसंट्रेट कर जाते हैं। तो अब यहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ये वापस जो है वो मैट्रिक्स वाली साइड पे आना चाहते हैं। इनके अंदर पोटेंशियल है इनकी कंसंट्रेशन की वजह से, लेकिन इनको कहीं से भी जो है वो वे जो है वो अवेलेबल नहीं होता सिवाय जो है वो इस ATP सिंथेज पंप में। तो हाइड्रोजन आयंस जब ATP सिंथेज पंप के ज़रिए से मूव करते हैं तो ये एक बाकायदा मोटर है जो कि रोटेट करती है। तो उसके नतीजे में यहाँ पे ATP जो है वो प्रोड्यूस होता है, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को आपस में मिला के। तो ये ATP की प्रोडक्शन जो है ये एक्चुअली जो है वो इस हाइड्रोजन आयंस के कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से जो है वो पॉसिबल हो पाती है। तो NADH जो है ये हमने क्या कि एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है या ये रिड्यूसिंग पावर है जो कि बनती है ग्लाइकोलिसिस में और ये प्रोड्यूस हुए हैं क्रेब्स साइकिल में। तो जब ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ से फ्लो करवाते हैं तो हम कहते हैं कि तीन जो है वो ATP ये प्रोड्यूस कर सकते हैं। NADH के इलेक्ट्रॉन जब इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में अपने इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करते हैं तो इसके नतीजे में तीन जो हैं वो ATP प्रोड्यूस होते हैं। तो एक NADH की जो पावर है जो इसके अंदर पावर मौजूद है वो 3 ATP के इक्वल है। FADH जो है ये NADH से कम पावर है इसके अंदर। तो जब ये अपने इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाता है तो उसके नतीजे में दो जो हैं वो ATP प्रोड्यूस होते हैं। तो FADH जो है इसकी पावर 2 ATP के इक्वल होती है, जबकि NADH जो है इसकी पावर जो है वो 3 ATP के इक्वल जो है वो कंसिडर की जाती है। तो अब हम एनर्जी बैलेंस देखते हैं इस सारे के सारे रिएक्शन का। ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स साइकिल के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए तो टोटल एनर्जी बैलेंस कितना आता है कि ग्लाइकोलिसिस के दौरान जो है हम कहते हैं कि टोटल जो हमारे पास प्रोड्यूस होती है एनर्जी वो 2 ATP। टोटल 4 ATP प्रोड्यूस होते हैं ग्लाइकोलिसिस में, उसमें 2 जो है वो ATP स्टार्ट पे यूटिलाइज होते हैं तो नेट यील्ड हमारे पास क्या आ जाती है 2 ATP। इसी तरह वहां पे 2 NADH जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। तो वो जब मूव करवाए जाते हैं इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया तो वहाँ पे उनकी पावर जो है वो समझ उनको मूवमेंट के लिए भी जो है वो एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पे इनकी एनर्जी जो है वो हम कहते हैं कि 2 ATP के जो है वो इक्वल रह जाती है। जो ग्लाइकोलिसिस के अंदर NADH प्रोड्यूस हुए हैं उनकी एनर्जी जो है वो हम कंसीडर करते हैं 2 ATP के इक्वल। तो चूंकि यहाँ पे 2 NADH प्रोड्यूस हुए हैं इसलिए इनकी टोटल एनर्जी यील्ड जो है वो 4 ATP आ जाती है। पायरोवेट की ऑक्सीडेशन जिसके नतीजे में एसिटाइल कोए जो है वो बनता है। तो यहाँ पे चूंकि 2 पायरोवेट आते हैं तो यहाँ पे भी 2 NADH प्रोड्यूस होंगे तो इनसे एक NADH जो है वो यहाँ पे 3 ATP के इक्वल है। तो यहाँ पे टोटल जो है वो 6 ATP बनेंगे।
क्रैब साइकिल के दौरान जाते खुद जो है जब ये एसिटाइल कोए मूव करता है, पायरोवेट 2 आएंगे, एक ग्लूकोज से 2 पायरोवेट आएंगे, 2 एसिटाइल कोए है, तो 2 जो है वो दफा ये क्रैब साइकिल जो है वो रन करेगा। एक दफा रन करता है तो 1 जीटीपी प्रोड्यूस करता है, तो 2 दफा रन करेगा तो 2 जीटीपी जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो 1 जीटीपी की एनर्जी जो है वो हम कंसिडर कर लेते हैं कि वो 1 एटीपी के इक्वल है, तो 2 जीटीपी बनेंगे तो यहाँ पे हम उसको कंसिडर कर लेते हैं कि वो 2 एटीपी है। क्रैब साइकिल के दौरान टोटल जो है वो यहाँ पे 6 NADH बनते हैं। जब ये 2 टाइम रन करता है तो उसके नतीजे में 1 NADH जो है दैट इज इक्वल टू 3 ATP, तो वहां पे वो इक्वल हो जाएंगे 18 ATP के। 6 NADH जो है वो इक्वल हो जाएंगे 18 ATP के। इसी तरह यहाँ पे 2 FADH2 बनते हैं, तो 1 FADH2 जो है दैट इज इक्वल टू 2 ATP, तो 2 जो है वो इक्वल हो जाएंगे 4 ATP के। तो टोटल हमारे पास जो है वो एनर्जी यील्ड ग्लूकोज की वो कितनी आ जाती है, 36 ATP। तो जब ये सारे रिएक्शन कैरी ऑन हो जाते हैं, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन, ग्लाइकोलिसिस, फिर पायरोवेट ऑक्सीडेशन, फिर क्रैब साइकिल, तो इनके अंदर जो भी रिड्यूसिंग पार्ट्स बनती हैं वो सारे के सारे अब जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर अपने इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाती हैं और वहां से फिर क्या प्रोड्यूस करवाते हैं, ATP। तो टोटल यील्ड जो आती है हमारे पास यहाँ पे ATP की एक ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के बाद वो कितनी है, 36 ATP। इसके साथ हमारा ये रेस्पिरेशन जो है वो एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए जो है वो चैनल उसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।